हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ और उसके पतन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक पर हमारी जो वो 2 क्लासेस होंगे तो उनको हम अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुगल साम्राज्य कब से कब तक था। कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 में। और इसका अंत कब हुआ मुगल साम्राज्य का? 1857 ईस्वी में। कब होता है अंत? 1857 में। और स्टार्ट कब हुआ था मुगल साम्राज्य? 1526 में बाबर ने इसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहला शासक इसका कौन था? बाबर, जिसका टाइम पीरियड है 1526 से 1530 ईस्वी। दूसरा है हुमायूं। तो हुमायूं के जो है 2 टाइम पीरियड हैं कि इसने मतलब बीच में शासन नहीं कर पाया था क्योंकि शेरशाह सूरी आ गया था और इसको हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा था हुमायूं को, तो जिस कारण इसके 2 टाइम पीरियड हैं। तो हुमायूं का 1530 में ये गद्दी पर बैठा और 1540 तक इसने शासन किया। उसके बाद 1540 में शासन कौन करता है? हुमायूं को भारत से बाहर भगाकर शेरशाह सूरी शासन करता है 1540 से 1545 तक। 1545 से 1555 तक शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो शासन करते हैं। फिर दोबारा से हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य को जीत लेता है 1555 में और 1556 तक यह शासन करता है, क्योंकि 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है उसके बाद। तो ये हुमायूं का 2 टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। बीच में शेरशाह सूरी आएगा और उसके उत्तराधिकारी आएंगे। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। 1540 से लेकर 1555 के बीच अफगानों का शासन होता है मुगल साम्राज्य पर। उसके बाद अगला शासक आता है हुमायूं के बाद अकबर। कि अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। अगर ये आपको याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनसे जो है आप इनके कार्यों के बारे में थोड़ा सा याद करने के बारे में जो अंदाज़ा लगा सकते हो, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो जहांगीर कब से कब तक? 1605 से 1627 ईस्वी। उसके बाद शाहजहां। तो शाहजहां ने 1627 से 1658 तक और औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब के बाद जो शासक बने वो कोई भी योग्य शासक नहीं था, वो सारे के सारे कमज़ोर शासक थे, जिनके कारण औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। उसके बाद बाबर के वंशजों ने अपनी वीरता, साहस, योग्यता एवं कूटनीति के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और उसे संगठित भी किया। बाबर के वंशजों मतलब हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने जो है योग्यता के कारण और कूटनीति मतलब अच्छी तरह से दिमाग से काम लेकर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और उसे संगठित मतलब उसे उसका संगठन भी बनाए रखा, उसको बिखरने नहीं दिया। अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासनकाल में देश का सर्वोन्मुखी विकास हुआ। कि जो अकबर शासक था, जहांगीर था, शाहजहां था, इनके काल में जो है मुगल शासक जो है अपने चरम शिखर पर था, मतलब मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ और बहुत तरक्की की। किंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य विघटित होता गया, मतलब कम होता गया, मतलब कि ये इसका पतन होना शुरू हो गया धीरे धीरे, क्योंकि शासक कोई भी योग्य शासक गद्दी पर नहीं बैठा था। और जब तक राज्य का सम्राट योग्य नहीं होगा तो वहाँ की जनता या वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। शीघ्र ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब भारत में मुगलों का साम्राज्य सबसे बड़ा था। कि जब औरंगजेब मरा था ना 1707 ईस्वी में, तो उस समय जो है भारत में अगर कोई भी सबसे बड़ा साम्राज्य था या कोई भी बड़ा राज्य है जिसका इतना बड़ा साम्राज्य था तो वो था मुगल साम्राज्य। लेकिन फिर उसकी मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों के भीतर ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे थे वो कोई भी योग्य नहीं थे। उससे आगे जितने भी शासक बने वो कोई भी शासक योग्य नहीं थे, सारे के सारे निकम्मे थे, जिसके कारण कि मुगल साम्राज्य को उन्होंने पतन की ओर धकेल दिया। तो अब हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को पढ़ते हैं।
कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि दो कारण, एक तो मूलभूत कारण की जो बेसिक कारण थे इसका पतन होने के, और दूसरा कारण है औरंगजेब की गलत नीतियां व उसकी मूर्खतापूर्ण और गलत नीतियां। कि जो औरंगजेब शासक था, जो कि शाहजहां का बेटा था, उसने ऐसी नीतियां अपनाई, उसने ऐसा सिस्टम मतलब अपने शासनकाल में कर दिया कि उसके बाद योग्य शासक बने ही नहीं। और योग्य शासक मतलब शासक तो योग्य थे ही नहीं, और प्रशासन को भी उसने जो है अपनी मृत्यु तक जो इतना इसका भट्ठा बैठा दी, इसको इतना बर्बाद कर दिया कि जो बाद के शासक थे उनको कुछ प्रशासन में अच्छा मिला भी नहीं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है औरंगजेब वाले भी कारण और मूलभूत कारण। मूलभूत मतलब बेसिक रीजंस जिनके कारण इसका पतन हो गया था, तो इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को पढ़ते हैं कि मूलभूत कारण कौन कौन से थे, क्योंकि सिर्फ औरंगजेब भी जिम्मेदार नहीं था, अन्य भी ऐसे और भी कारण रहे होंगे जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन जल्दी हो गया। तो मूलभूत कारण में सबसे पहला कारण था निरंकुश राज्य, मतलब कि स्ट्रिक्ट राज्य थे, कि मुगल वंश के जो शासक थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट थे। कि मुगलों ने भारत में एक निरंकुश अथवा तानाशाही राज्य की स्थापना की, मतलब स्ट्रिक्ट, निरंकुश मतलब स्ट्रिक्ट शासक होते, उनकी स्थापना की। मुगल सम्राट राजतत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था सम्राट की शक्तियों वाले टॉपिक में, कि सम्राट अपने आप को देवता के बराबर मानते थे, कि देवता ने हमें ईश्वर पर धरती पर भेजा है ईश्वर का दूत बनाकर शासन करने के लिए। मुगल सम्राट कहते थे कि अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया मानते थे। प्रशासन की सारी शक्तियों पर सम्राट का नियंत्रण रहता था। ये सब पॉइंट जो लाइन में आपको बता रही हूँ, ये सारी हमने कहाँ पर की थी, सम्राट की शक्तियों के बारे में, कि सारी की सारी शक्तियाँ सम्राट के हाथों में होती थी। सैनिक शक्ति पर भी उसका कंट्रोल था, पैसे के डिपार्टमेंट भी उसका कंट्रोल था, मंत्रियों की नियुक्ति पर भी उसका कंट्रोल था। सब कुछ चीज़ें जो है उसी के कंट्रोल में थी, और सारा का सारा जो है मतलब सब कुछ साम्राज्य में किसके हाथ में था, सम्राट के हाथ में। प्रशासन की सारी शक्तियों पर सम्राट का नियंत्रण रहता था। सम्राट स्वयं ही तो कानून बनाता और उन्हें लागू भी करता था। नियम व कानून का उल्लंघन करने वालों को सम्राट दंड देता था। सम्राट अपनी सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होता था। अपनी सहायता के लिए सम्राट जो है एक मंत्री परिषद का गठन करता था। हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था कि सम्राट की मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री कार्य करते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री जिसको कि वकील या वजीर बोला जाता था, जैसे कि दीवान ए आला, मीर बख्शी, मुख्य सदर, मुख्य काजी। इनके बारे में हमने बहुत विस्तार से इसके प्रशासन के बारे में जो क्लासेस मैंने करवाई हैं वहाँ पर मैंने आपको डिटेल से करवाया हुआ है। मंत्री अपने पद पर सम्राट की इच्छा तक रह सकते थे। सम्राट जब चाहे उन्हें पद से हटा सकता था। जहांगीर और शाहजहां ने अपनी योग्यता के बल पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। कि जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, जो जहांगीर का बेटा शाहजहां था, इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और उसमें शांति व्यवस्था की स्थापना की। परंतु औरंगजेब कौन था, शाहजहां का बेटा। परंतु औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे, मतलब कि जो इतने टैलेंटेड नहीं थे अकबर, जहांगीर और शाहजहां की तरह। बाद के सम्राट अयोग्य आएगा यहाँ पे, अयोग्य थे और प्रशासन को अच्छी प्रकार से नहीं चला सके। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो मेन टॉपिक का निचोड़ यही है पॉइंट का, कि जो है मुगल साम्राज्य में जो शासक थे वो पहले तो अच्छे थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लेकिन उसके बाद के जो शासक थे वो अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये सम्राट ही जो थे वो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गए। तो पॉइंट का निचोड़ यही है कि सम्राट कहीं ना कहीं, सम्राट के हाथ में सारी पावर थी और सम्राट अपने आप को ईश्वर के समान समझता था। और अगर सम्राट योग्य नहीं है तो शासन अच्छी प्रकार से नहीं चल पाएगा, साम्राज्य ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो सम्राट अच्छे नहीं थे तो साम्राज्य भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका। दूसरा हमारा पॉइंट है उत्तराधिकारी नियम का अभाव। कि मुगल काल में उत्तराधिकार संबंधी, मतलब उत्तराधिकारी कौन होता है कि गद्दी पर उसके बाद जो उसका पुत्र बैठता है, तो अगला वंश जो बैठता है वो उत्तराधिकार होता है। उत्तराधिकार का लिखित नियम नहीं था। मुगल वंश में पैतृक प्रणाली ही प्रचलित थी।
पैतृक प्रणाली मतलब कि सम्राट की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। ये पैतृक प्रणाली थी, मतलब कि उसका भाई या फिर कोई और गद्दी पर नहीं बैठ सकता, उसका बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। परंतु यह निश्चित नहीं था कि गद्दी पर बड़ा पुत्र बैठेगा या छोटा, क्योंकि एक सम्राट की चार पांच पुत्र होते थे, तो उनमें ये फिक्स नहीं था कि बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठेगा या छोटा पुत्र, जिस कारण सम्राट की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राज सिंहासन मतलब गद्दी के लिए युद्ध आरंभ हो जाते थे। इस प्रकार उत्तराधिकारी युद्ध में जीतने वाले पुत्र को सम्राट मान लिया जाता था, कि जो सम्राट के मरने के बाद उसके पुत्रों में जो युद्ध होता था गद्दी पर बैठने के लिए, उसमें जो पुत्र जीत जाता था वही सम्राट मान लिया जाता था, चाहे वह छोटा पुत्र हो चाहे वो बीच का पुत्र हो। कई बार तो सम्राट के जीवित रहते ही उसके पुत्र राजगद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर देते थे। उनका मानना था कि राजगद्दी के लिए कोई रिश्तेदार नहीं होता, मतलब कि गद्दी प्राप्त करते समय हमें किसी भी रिश्ते को आगे नहीं रखना चाहिए, हमें सिर्फ गद्दी प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। इनकी ऐसी सोच थी। उनका मानना था कि राजगद्दी के लिए कोई रिश्तेदार नहीं होता। यह सोचकर युद्ध करते थे कि यदि तख्त ना मिला मतलब गद्दी नहीं मिली तो मौत मिलेगी, कि अगर गद्दी पर हम नहीं बैठ सके तो उसके बाद हमें मौत ही मिलेगी। यही कारण था कि सभी मुगल सम्राटों के शासनकाल में राजगद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोह हुए और हुए भी थे। अकबर के शासनकाल में उसके पुत्र जहांगीर ने विद्रोह किया था, जहांगीर के शासनकाल में भी उसके पुत्रों ने विद्रोह किया, और शाहजहां के शासनकाल में तो उसके 4 पुत्र थे, जिसमें कि एक औरंगजेब भी था। इन चारों में तो भयंकर युद्ध हुआ था गद्दी प्राप्त करने के लिए, और औरंगजेब के बाद उसके पुत्रों में भी युद्ध हुआ था गद्दी प्राप्त करने के लिए। अकबर के शासनकाल में उसके पुत्र सलीम मतलब कि जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के शासनकाल में उसके पुत्र खुसरो और खुर्रम, शाहजहां का खुर्रम नाम था तो शाहजहां ने विद्रोह किया। शाहजहां के शासनकाल के अंत में उसके 4 पुत्रों दारा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में उत्तराधिकारी युद्ध आरंभ हो गया, और इस युद्ध में औरंगजेब जीत गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह ने सफलता प्राप्त की। इसके बाद भी ऐसे ही उत्तराधिकारी युद्ध जारी रहे, जिससे संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अशांति अव्यवस्था फैल गई, जिसका लाभ उठाकर क्षेत्रीय शासकों मतलब कि आसपास के जो अन्य छोटे छोटे राज्य थे उनके शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र कराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि इनकी आपस में ही नहीं बनती, ये आपस में ही गद्दी के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो ये हम पर अपना हुक्म कभी नहीं चला सकते, इसलिए हम अपने आप स्वतंत्र हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि वही बात है ना, जब घर में ही क्लेश मचा हुआ हो तो दूसरे हम बाहर साम्राज्य को कैसे फैला सकते हैं। घर में ही शांति नहीं है तो बाहर साम्राज्य विस्तार के कौन सोचेगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य में खुद में ही विद्रोह चलते रहते थे, आप उत्तराधिकारी युद्ध चलते रहते थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। अगर वो आपस में ना लड़ते, इकट्ठे होकर संगठित होकर अगर भारत को जीतने का प्रयास करते तो उनका साम्राज्य और बड़ा हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके उत्तराधिकारी युद्ध जो है आपस में ही चलते रहते थे, तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ये उत्तराधिकार वाला पॉइंट भी जो था वो पतन के लिए जिम्मेदार था। तो थर्ड पॉइंट है कि मुगल दरबार में गुटबंदी मतलब कि गुट बना हुआ था, अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्म के लोगों का ग्रुप बने हुए थे। गुटबंदी का अर्थ है मुगल दरबार में ग्रुप बने रहते थे। मुगल सेना में विभिन्न नस्लों एवं जातियों के लोग भर्ती किए जाते थे। कहाँ पर? सेना में जो है अलग अलग जातियों के लोग और अलग अलग नस्ल के लोग भी भर्ती किए जाते थे, जिनमें मुगल जाति के होते थे तुर्क, ईरानी, अफगानी, उज्बेक, राजपूत आदि शामिल थे। इन सभी में आपस में जाति व धर्म के आधार पर मतभेद बने रहते थे। एक जाति के सरदार या फिर सैनिक दूसरी जाति के सरदारों से ईर्ष्या रखते थे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे। औरंगजेब के बाद तो शाही दरबार में गुटबाजी और षड्यंत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब कि ग्रुप दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के ग्रुप बनने लगे और उन आपस में वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। विदेशी आक्रमणकारियों से समझौता करके कुछ अमीर एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। अमीर मतलब कि जो दरबार में या फिर साम्राज्य में अच्छे पद पर नियुक्त होते थे उनको अमीर बोला जाता था। उच्च पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को अमीर बोला जाता था, तो वो एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे।
यदि इन अमीरों में एकता की भावना होती तो मुगल साम्राज्य के पतन को कुछ समय तक टाला जा सकता था। मतलब अमीरों में अगर एकता की भावना होती तो कुछ समय तक टाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि मुगल साम्राज्य के जो सम्राट बने थे वो योग्य नहीं थे, इसलिए इसका पतन होना तो निश्चित था। लेकिन अगर ये अमीर जो है ये मिलजुल कर रहते, सम्राट के को प्रशासन चलाने में सहायता देते, तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य कुछ सालों तक और टिक जाता। ओके, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि अमीर जो गुटबंदी मतलब मुगल दरबार में जो है वो ग्रुप्स बनने लगे, जिसके कारण भी इसका पतन हुआ, और ये कहीं ना कहीं एक कारण सिद्ध हुआ मुगल साम्राज्य के पतन का। नेक्स्ट है मुगल अमीरों का नैतिक पतन, कि मुगल दरबार में मैंने जो आपका बताया कि अच्छे पदों पर जो व्यक्ति थे उनका भी नैतिक पतन हो गया। नैतिक पतन मतलब कि उनके चरित्र में दोष आने लगे, वो करेक्टरलेस हो गए। कि मुगल अमीरों के नैतिक पतन ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार में प्रारंभिक अमीरों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। कि जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और जब इसका शुरुआत में विस्तार हो रहा था, तो उसमें जो उच्च पदों पर अमीर नियुक्त थे उन्होंने उनका काफ़ी योगदान दिया था साम्राज्य को बढ़ाने में। जिसमें कि बैरम खान अकबर के समय था, मुनीम खान भी अकबर के समय, मुजफ्फर खान भी अकबर के समय अमीर के पद पर था, मतलब उच्च पद पर नियुक्त था दरबार में। अब्दुल रहीम खान खाना, एतमादुद्दौला ये जहांगीर के समय अमीर उच्च पद पर नियुक्त था। आसफ खान ये शाहजहां के समय नियुक्त था। तो इत्यादि जो अमीर थे, शुरुआत में ये अमीर अच्छे थे, इनके चरित्र भी अच्छा था और ये मेहनती भी थी, तो इन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया था। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल अमीर विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे और वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। मतलब कर्तव्यों का पालन तो करते नहीं थे, बल्कि अमीर जो ये थे विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे, कि पैसा और धन खर्च करते रहते थे और सारा दिन ऐशो आराम से लेटे रहते थे और मदिरा पान करते रहते थे, मतलब शराब पीते रहते थे और औरतों के बीच में ज़्यादा रहते थे, जिससे कि ये करेक्टरलेस भी हो गए, चरित्र में इनके दोष आ गया था। मुगल साम्राज्य में चली आ रही जब्ती प्रणाली से भी विलासिता का जीवन जीने लगे। ये जो अमीर थे ये विलासिता का जीवन क्यों जीने लगे? क्योंकि जब्ती प्रणाली साम्राज्य में प्रचलित थी। मैं बताऊंगी आपको जब्ती प्रणाली क्या होती है। क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन दौलत सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी, इसलिए वे अपने जीवन काल में ही अपने समस्त धन दौलत को अपने ऐशो आराम पर खर्च करने लगे। मुगल अमीर सम्राट को एक दूसरे के विरुद्ध भी भड़काते रहते थे। कि एक तो इन अमीरों का चरित्र जो है वो दोषपूर्ण हो चुका था, दूसरा कि मुगल साम्राज्य में जो है जब्ती प्रणाली चली हुई थी। मतलब कि अगर कोई सरदार मर जाता है या फिर कोई अमीर अगर मर जाता है तो ये नहीं है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्रों को दे दी जाएगी, बल्कि उसके मरने के बाद उसकी जो ज़मीन थी उसका सारा पैसा जो था वो मुगल सम्राट के खजाने में जमा हो जाएगा। मतलब कि उसके पुत्रों को, उसके परिवार को कुछ नहीं दिया जाता था, वो सरकारी खजाने में चला जाता था सारा पैसा, सारी भूमि। इसलिए जो अमीर थे ये अपने जीते जी जो है सारा पैसा धन दौलत जो है ऐशो आराम में बिताना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मरने के बाद इनके परिवार को तो कुछ मिलेगा नहीं, सारा का सारा पैसा सरकारी खजाने में चला जाएगा। इसलिए जो है ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। इन्हें अपने मतलब आने वाली पीढ़ियों की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसे नहीं छोड़कर जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं जब्ती प्रणाली और इनका विलासितापूर्ण जीवन जो था वो मुगल साम्राज्य के लिए पतन का कारण सिद्ध हुआ। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। हमारे पॉइंट की हेडिंग क्या थी? मुगल अमीरों का नैतिक पतन। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का आर्थिक पतन। आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड पतन हो गया, पैसे की कमी आ गई जिसके कारण भी पतन हो गया। कि किसी भी साम्राज्य की समृद्धि एवं स्थायित्व में आर्थिक साधनों का मतलब कि आमदनी के जो साधन होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अकबर ने साम्राज्य में आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए कृषि के विकास पर बल दिया, क्योंकि कृषि से जो उपज होती थी उससे जो है साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती थी। कृषि की उपज ज़्यादा होगी तो किसान भी अपना टैक्स जो है वो टाइम पर दे पाएंगे और ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे। अकबर ने अपने समय में व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहन दिया।
परिणाम स्वरूप अकबर के समय शाही खजाना जो वो धन से भर गया, मतलब पैसे की कमी नहीं थी अकबर के समय, क्योंकि वहाँ पर आमदनी के साधन उपलब्ध थे। और अकबर जो है व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहन देता था और किसानों की भलाई के लिए भी काम करता था। परंतु अकबर के उत्तराधिकारियों ने वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कि अकबर के जो उत्तराधिकारी मतलब जहांगीर हुआ, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, ऐसे चलते चलते जो आगे जो शासक बने, उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति मतलब पैसे से संबंधित जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आमदनी के ज़्यादा साधन नहीं अपनाई। अकबर के उत्तराधिकारी सूरा और सुंदरी पर धन ज़्यादा खर्च करने लगे, मतलब कि जो ये दरबार में नाचने वाली औरतें होती थीं उनमें ज़्यादा व्यस्त रहने लगे और उन पर पैसा पानी की तरह बहाने लगे और उन पर मतलब पैसा उछालते थे और उनका डांस देखते रहते थे और मदिरा पान शराब पीते रहते थे दरबार में। तो उन्होंने ऐसे जो है अपना पैसा या धन वेस्ट कर दिया था। एक बड़ी धनराशि शाही परिवार मतलब कि जो राज परिवार की औरतें, पत्नियां उनकी और पुत्र थे, उन पर, मनसबदारों पर युद्ध में भी पैसा खर्च हो जाता था। और भवन निर्माण मतलब कि अकबर के बाद जो शासक थे उन्होंने इमारतें भी बहुत ज़्यादा बनाई, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाए जिसमें कि काफ़ी पैसे लगे थे। जहांगीर ने भी ऐसी कई इमारतें, मस्जिदें बनवाई जहाँ पर काफ़ी पैसा वेस्ट हो गया था। इत्यादि पर जो है एक बड़ी धनराशि खर्च की जाने लगी, जिसके कारण खजाना खाली होने लगा। परिणाम स्वरूप केंद्रीय खजाना खाली होने लगा, जिससे पूरा करने के लिए किसानों पर जो भू राजस्व मतलब कि किसानों की भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया गया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। औरंगजेब ने राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तथा दक्षिण भारत की लड़ाइयों में इतना ज़्यादा धन खर्च कर दिया कि राजकोष में मनसबदारों को वेतन देने के लिए धन भी नहीं बचा। मनसबदार भी जो दरबार में अच्छे पदों पर नियुक्त थे, जो मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियां करते थे, उनको मनसबदार बोला जाता था। इसको मैं आपको एक अलग क्लास में करवाऊंगी। जागीरदारी प्रथा और मनसबदारी प्रथा, इन दोनों को मैं अलग क्लास में डिटेल से ये टॉपिक करवाऊंगी, तब आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा। तो अकबर के समय जो है स्थिति खराब हो गई थी, सॉरी औरंगजेब के समय, क्योंकि औरंगजेब ने तो दक्षिण भारत में जो युद्ध लड़े, अपने शासन के 25 वर्ष जो उसने दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिए और वहाँ पर इसने इतने युद्ध किए कि इन युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, इसका खजाना ऑलमोस्ट खाली हो गया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई, मतलब और ज़्यादा खराब होती चली गई। अतः धन के अभाव में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि धन तो था नहीं, किसानों पर टैक्स बढ़ा दे, किसानों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिए। इस तरह साम्राज्य में जो अशांति का माहौल हो गया और लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसके कारण साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी शासक योग्य नहीं था और पैसे की कमी थी। तो ये हमारा पॉइंट हो गया आर्थिक स्थिति का, कि मुगल साम्राज्य का जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह आर्थिक स्थिति भी इसके पतन का कारण बन गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सैनिक दुर्बलता, कि अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली शुरू की। शुरुआत में मनसबदारों की सेना के सहयोग से मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार दूर दूर के क्षेत्रों में कर लिया। मनसबदार मतलब कि जो दरबार में व्यक्ति होते थे उनको मनसबदार के हिसाब से पद दिया जाता था। तो उन मनसबदारों के पास अपने अपने सैनिक होते थे और सम्राट जो है सहायता के लिए जो इन मनसबदारों से सैनिक सहायता प्राप्त करता था। तो शुरुआत में मनसबदारों के सैनिकों ने सम्राट को सहयोग दिया और साम्राज्य विस्तार करने में हेल्प की, परंतु अतिशीघ्र ही मनसबदारी प्रणाली के दोष सामने आने लगे, क्योंकि मनसबदारी प्रणाली में सैनिकों का सम्राट से सीधा कोई संपर्क नहीं होता था। मतलब कि जो सैनिक थे वो मनसबदार के स्वामी भक्त होते थे। मनसबदार ही तो उनको तनख्वाह देता था, उनकी देख रेख करता था और उनके लिए रहने खाने पीने का प्रबंध करता था। तो ये सैनिक वफादार किसके प्रति थे? मनसबदार के। और मनसबदार जो है इनको सम्राट के पास भेजता था लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध में सहायता के लिए। तो ये सम्राट के प्रति इतने स्वामी भक्त नहीं थे, जिस कारण जो है सम्राट को अच्छी प्रकार से सैनिक सहायता नहीं मिल पाती थी। इस प्रणाली में सैनिक मनसबदारों के ही स्वामी भक्त होते थे, क्योंकि उनको वेतन मनसबदार ही देते थे। मनसबदार भी सम्राट को धोखा देते थे।
मनसबदार निश्चित संख्या में सैनिकों की भर्ती नहीं करते थे, जबकि केंद्रीय खजाने से उनका पूरा खर्च लेते थे। मतलब कि एक मनसबदार ने रिकॉर्ड में तो लिखवा दिया कि मेरे पास 100 सैनिक हैं, उन 100 सैनिकों का खर्चा मुझे दिया जाए, जबकि असल में उसके पास 100 सैनिक भर्ती नहीं होते थे। वो 70-80 सैनिकों की भर्ती करता था, जबकि खर्चा उनका पूरा ले लेता था। तो इस तरह मनसबदार जो थे वो सम्राट को धोखा देते थे। दूसरी ओर मुगल सेना में मतलब कि तुर्क, अफगान, मंगोल, उज्बेक, राजपूत, ईरानी इत्यादि जातियों के सैनिक भर्ती किए जाते थे, और यह सैनिक आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते थे और ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी रचते थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बाद मुगल सेना अनुशासनहीन होने लगी। मतलब कि शाहजहां के बाद जब औरंगजेब शासक बनता है तो उसके समय जो है सेना में इतना अनुशासन नहीं होता, सेना अनुशासनहीन होने लगी, वो सम्राट का कहना नहीं मानती थी। अतः मुगल सेना की दुर्बलता और कमजोरी का लाभ उठाते हुए विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इन विदेशी आक्रमणकारियों में हम किसका नाम ले सकते हैं? हम अंग्रेजों का ले सकते हैं, पुर्तगालियों का, क्योंकि ये कंपनियां भारत में आई थी और यहाँ पर मुगल साम्राज्य में उस समय इतनी ताकत नहीं थी मुगल सम्राटों में कि वो इनकी शक्तियों को रोक सके। अगर मुगल सम्राट योग्य होते तो वो इनको कभी भी भारत में नहीं रहने देते और कभी भी भारत में अंग्रेज नहीं टिक पाते। लेकिन जो है इनमें कमी थी, इसलिए जो विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ पर रहने में, यहाँ पर स्थायित्व जमाने में सफलता मिल गई थी। तो ये हमारा पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया कि जो सैनिक दुर्बलता थी, सैनिकों में जो कमी थी, वह भी इसके पतन का कारण बन गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नई शक्तियों का उदय। मतलब नई शक्तियों मतलब कि नए नए राज्यों का उदय होने लगा, क्योंकि मुगल शासक कमज़ोर थे, वो इतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे और ना ही उनसे अब लोग इतना डरते थे, जिसके कारण नई नई शक्तियाँ पैदा हो गई। कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में, 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से लेकर 1699 ईस्वी तक, शताब्दी के आरंभ में विदेशी शक्तियों जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसियों का भारत में आगमन होने लगा। ये कंपनी आई थी तो व्यापार करने के लिए, लेकिन उनको धीरे धीरे भारत की स्थिति पता चली, मुगल साम्राज्य का कमज़ोर होना इसको पता चला, इसलिए जो यहाँ पर इन्होंने निश्चित रूप से बसना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजी कंपनी जो थे उन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जल्दी ही अंग्रेज़ों की कंपनी और फ्रांसीसियों की कंपनी के बीच भारत में व्यापार पर एकाधिकार करने को लेकर प्रतिस्पर्धा मतलब कि लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेज़ों की कंपनी भी भारत में व्यापार करना चाहती थी और यहाँ से मुनाफा कमाना चाहती थी, और उधर जो फ्रांस से फ्रांसीसी कंपनी आई थी भारत में, वो भी यहाँ पर व्यापार करना चाहती थी और मुनाफा कमाना चाहती थी। इसलिए जो है अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। अंत में जो है अंग्रेज़ जीत जाते हैं और फ्रांसीसियों को भारत से बाहर जाना पड़ता है। दूसरी ओर मराठों ने भी शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों की नाक में दम कर दिया, क्योंकि मुगल शासक कमज़ोर थे और मराठे शक्तिशाली होते जा रहे थे, धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रहे थे, और जो शिवाजी जो कि शक्तिशाली मराठा थे उनके नेतृत्व में उन्होंने मुगलों को काफ़ी तंग किया। मराठों ने 1674 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कर ली। मतलब कि अपने मराठा राज्य को मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। अब जो मराठा राज्य था वो मुगलों के अधीन नहीं था, उनके अंडर में रहकर शासन नहीं करते थे। मराठा अपना अलग से स्वतंत्र शासक बनने लगे और शासन करने लगे। इस प्रकार पंजाब में सिखों ने अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। मथुरा और आगरा में जाटों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और राजपूत जो उन्होंने भी अपनी अपनी स्वतंत्रता की स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है उन पर इतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। उसके बाद कि राजपूत ने अपने, ये तो पढ़ लिया हमने, कि परिणाम स्वरूप औरंगजेब की मृत्यु के बाद अनेक देसी राज्यों का उदय हुआ। अनेक देसी मतलब कि जो हमने पढ़े थे ना कि पंजाब में सिख आ गए, महाराष्ट्र में मराठा आ गए, मथुरा और आगरा में जाटों ने स्वतंत्रता घोषित कर दी और राजपूतों ने भी अपने अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। मुगलों की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए अंग्रेज़ों ने भी अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुगल सम्राटों में इतना दम नहीं है कि वो हमें रोक सकें।
अंग्रेजों ने कर्नाटक के 3 युद्धों में फ्रांसीसियों को हराकर भारत के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। कि अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में जो है 3 युद्ध होते हैं, जो कि कर्नाटक के 3 युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। इन युद्धों को मैंने अपनी क्लास में जो है पढ़ाया हुआ है, अपने मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इनको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से। 3 कर्नाटक युद्ध, तो मतलब कि 3 युद्ध लड़े थे, तो जिसमें कि अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। अगर आपको इन कर्नाटक के 3 युद्धों को पढ़ना है तो उन क्लासेस को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर, प्लासी का युद्ध सबको पता है कि 1757 में होता है और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो ये अंग्रेज लड़ते हैं भारत के शासकों के खिलाफ। इन लड़ाइयों में विजय प्राप्त करके मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो टैक्स होता था, भूमि कर प्राप्त करने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम से। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह आपसे पूछा भी जाता है कई बार कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया, तो 1803 ईस्वी में। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। कि मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था वो अंग्रेजों के अंडर में रहकर ही शासन करने लगा, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो अंग्रेजों से अपने को आज़ाद करवा सके। उसके पास ना तो इतना पैसा था, ना ही उसके पास इतने योग्य सैनिक थे, ना ही उसमें जो है इसका शासन जो है इतना शक्तिशाली था कि वो अंग्रेजों से आज़ाद हो सके। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को रंगून जेल भेज दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। कब होता है पतन? 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद मुगल सम्राट जो है वो बनने बंद हो गए और मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से खात्मा हो गया। तो ये हमने देखे मुगल साम्राज्य के पतन के बेसिक कारण, मूलभूत कारण, कि ये कारण भी जिम्मेदार थे। और दूसरा पॉइंट जो हम अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे औरंगजेब कहाँ तक जिम्मेदार था पतन के लिए। तो इसमें मैंने आपको 7 पॉइंट जो है वो करवाए हैं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि निरंकुश राज्य था, मतलब कि शासक जो थे, सम्राट जो थे वो निरंकुश थे, स्ट्रिक्ट थे। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा उत्तराधिकारी नियम का अभाव, कि उत्तराधिकार का नियम फिक्स नहीं था। उसके लिए जो है उनके सम्राट के पुत्रों में युद्ध होते रहते थे और जो जीत जाता था वह शासक बन जाता था। तीसरा हमने पढ़ा मुगल दरबार में गुटबंदी, की मुगल दरबार में जो अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोगों के आपस में ग्रुप बनने लगे और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से घृणा करता था, ईर्ष्या रखता था और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था, प्लानिंग करता रहता था। 4th पॉइंट हमने मुगल अमीरों का नैतिक पढ़ा। जो मुगल दरबार में अच्छे पद पर जो व्यक्ति थे वो कैरेक्टरलेस हो गए, वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे जो है साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि दरबार में अच्छे व्यक्ति नहीं थे। 5वां पॉइंट कि मुगल साम्राज्य का आर्थिक पतन, पैसे की कमी आ गई। पैसा उन्होंने विलासिता में बहाना शुरू कर दिया और आय के साधन इतने निश्चित किए नहीं थे, ना तो कृषि की तरफ ध्यान दिया, ना व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। इसलिए जो है इनकम आनी बंद हो गई, जिससे कि साम्राज्य कमजोर होता चला गया पैसे के अभाव में। सैनिकों की कमी थी, सैनिक में कमजोरी थी, दुर्बलता थी, अच्छे सैनिक भर्ती नहीं किए जाते थे और ना ही सैनिक वफादार होते थे सम्राट के प्रति। इसलिए जो है कई बार युद्धों में सम्राट अपने ही सैनिकों से हार जाते थे और सम्राट को उनके सैनिक जो है वो धोखा भी दे देते थे। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था नई शक्तियों का अध्ययन। नई शक्तियों में हम पढ़ेंगे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये बाहर देशों की कंपनियां जो है भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी और मुगल सम्राटों में इतना दम नहीं था कि इन कंपनियों को रोक सके, जिससे जो है ये कंपनियां शक्तिशाली होती गई और मुगल साम्राज्य दिन ब दिन और कमज़ोर होता गया और वो पतन की ओर बढ़ गया। तो ये हमने देख लिया मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है। उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।